स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, जो बाइडेन का आज जन्मदिन है। जो बाइडेन 82 इयर्स की एज कंप्लीट कर चुके हैं। इससे उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया कि वो यूएसए के सबसे ओल्डेस्ट सिटिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं। लेकिन एक और रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया वह है दुनिया में तबाही मचाने का। और अब ये रिकॉर्ड ये ऐसा बनाना चाहते हैं जिसको कोई ब्रेक ना कर पाए। हाल ही में इन्होंने यूक्रेन को यह परमिशन दी कि वो अमेरिका का लॉन्ग रेंज, सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है अब पेनिट्रेट कर सकते हैं रशिया की सिटीज में। पहले इन मिसाइल सिस्टम को, जिसका नाम है अटैकम्स, उसको पहले कहां यूज किया जाता था? उन रीजन्स पे, यूक्रेन पे, जहां पे रशिया ने ऑक्युपाई किया था, जैसे क्रीमियन पेनिनसुला हो गया, डोनबास रीजन हो गया। लेकिन अब यूक्रेन को यह अलाउ कर दिया गया है कि तुम भाई निकलो यूक्रेन से बाहर, 300 किलोमीटर की रेंज है, दागो जहां पे तुम्हें मौका मिलता है दागने का। और इससे रशिया ने भी रिटेलिएट किया, अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी को चेंज किया। बट एक और बदलाव जो कल रात को हुआ वो ये हुआ कि यूके ने भी अलाउ कर दिया, यूनाइटेड किंगडम, जो हमेशा से क्रूअल रही है और हमेशा से वो क्रूअल रहेगी और ये करते रहना है उसने। यूके ने भी यूक्रेन को बोल दिया है कि तुम भाई एक और क्रूज मिसाइल जो मैंने तुम्हें दे के रखी है उसका इस्तेमाल करो, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक की लॉन्ग रेंज मिसाइल। उसका नाम है क्या? स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। दोस्तों, ये यूके और फ्रेंच दोनों ने मिलकर बनाई है। और इसमें जो वॉर लोड है, इसमें जो आपके एक्सप्लोजन है वो इतने खतरनाक है और उसका हमला करने का तरीका इतना खतरनाक है कि जिस एरिया में गिरेगी तो उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये जो आपका क्रूज मिसाइल है ये कितना खतरनाक है। और एक क्रूज मिसाइल की जो वैल्यू है दैट इज $1 मिलियन। अब देखो, इस क्रूज मिसाइल में और जो आपका यूएसए का जो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल, इसमें फर्क क्या है? इसको लैंड से आप क्या कर सकते हैं? दाग सकते हैं। लेकिन ये जो है हमेशा एयरक्राफ्ट से ही आप क्या कर पाएंगे? शूट कर पाएंगे। ये मतलब एयरक्राफ्ट कैरी करेगा और इसको निशाना लगाएगा किस पे? एनिमी के लोकेशंस पे। और इसकी कॉस्ट है $1 मिलियन। आप समझ रहे? $1 मिलियन। तो आप सोचिए, ऑलरेडी जो इतने फाइनेंशियल क्रंच जो यूक्रेन को चल रहा है, ये मिसाइल और देके अब वो इनको ये थोड़ी बोल रहे हैं कि तुम पैसा लेना है। आप अगर चेक करेंगे तो यूएसए ने $60 बिलियन प्लस का लोन जो है यूक्रेन को दिया है। किसके लिए? ये रशिया इन्वेजन से बचने के लिए। मतलब लोन मतलब यूक्रेन को चुकाना पड़ेगा। जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रैल मई 2024 के बीच में एक बिल पास किया था जिसमें वो कुछ लोन का कुछ पैसा माफ करने की बात हुई थी, बट वो अभी तक पास नहीं हुआ है। और यही अब यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट हैं वो ये बोल रहे हैं कि भैया भाई सब कुछ लोन तो माफ करवा दे, ये ना हो ट्रंप आए तो मुझे सारा जो है लोन बर्डन आपको चुकाना पड़े। यही तो ट्रंप बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल लॉसेस जो है जो जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाया वो कोई नहीं करवा सकता। इसके अलावा अभी रिसेंटली मोल्डोवा, जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर बनाता है, जो एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोप की सबसे गरीब कंट्रीज में से एक है, सबसे गरीब कंट्री में से एक आती है, वहां पे अभी एक फीमेल प्रेसिडेंट चुनी गई है। और वो फीमेल प्रेसिडेंट जो है वो लगातार रशिया के खिलाफ बोलते जा रही है। वो ये बात बोल रही है कि मोल्डोवा में अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसका कारण एक है मोल्डोवा में अंदर जो आपका भ्रष्टाचार, करप्शन, और दूसरा रशिया। और रशिया का कोई बॉर्डर जो है मोल्डोवा के साथ नहीं लगता। हां, 150 सालों तक रशिया ने मोल्डोवा पे राज किया। अब ये जो मोल्डोवा का जो प्रेसिडेंट, फीमेल प्रेसिडेंट है, ये इतने बार खिलाफ क्यों है? क्योंकि यूके बैक कर रहा है। यूके बोल रहा है देख भाई यूक्रेन की क्या हालत हुई है, तो तू तो यूक्रेन के साथ बॉर्डर बनाती, देख यूक्रेन से कितने रिफ्यूजीज जो हैं वो मोल्डोवा में एंटर कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हम तुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, तेरे साइबर स्पेस को सिक्योर करें, साइबर अटैक तुझ पे ना हो, कल को रशिया तुझ पे अटैक ना करे, इसलिए वी आर सपोर्टिंग यू। और वो प्रेसिडेंट जो है वो प्रो यूरोपियन बन चुकी है। अब देखिए, आप हर जगह से आप रशिया को परेशान कर रहे हैं, हर जगह से आप रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह से रशिया को आप उंगली करें तो वो छोड़ेगा आपको, वो छोड़ेगा। और अब ऐसा एक मुकाम आ चुका है जिसमें जो बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि रशिया इस वॉर को एंड करने के लिए हिरोशिमा जैसा अटैक कर सकता है।
आपको पता होगा जब जापान और यूएसए के बीच में जंग थी तो जापान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था, हालांकि जापान को पता था कि मैं इसके आगे स्टैंड नहीं कर पाऊंगा। तो यूएसए कब से चाहता था कि भाई मैं इसको खत्म करूं, इस वॉर को एंड करूं। तो यूएसए तब क्या किया मेरे दोस्तों, आपका एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिस तरीके से ये एस्केलेशन हो रही है और ये जो आपको रशिया को पोक किया जा रहा है, तो रशिया ये ना हो कि हिरोशिमा जैसा अटैक करके यूक्रेनियन रशियन वॉर को खत्म करे। अब इसके साथ सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इस क्रूज मिसाइल का। $1 मिलियन की क्रूज मिसाइल है, यूके और फ्रेंच दोनों ने मिलकर बनाई है। इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये पहले क्या करेगी, एक हाइट में, एयरक्राफ्ट है, एक हाइट में जाएगा, हाइट में जाने के बाद ये बिल्कुल एक डीप डाइव लेगा, राइट, नीचे आके बिल्कुल लो एटमॉस्फेयर में चलना स्टार्ट करेगा। लो एटमॉस्फेयर में चलने का मकसद क्या होता है, किसी भी मिसाइल का, अगर वो क्रूज मिसाइल अगर लो एटमॉस्फेयर में चल रही है, उसकी हाइट कम है, तो उसको डिटेक्शन करना मुश्किल हो जाता है, उसकी स्टेल्थ बढ़ जाती है। स्टेल्थ बढ़ना मतलब उसको डिटेक्ट करना रडार सिस्टम के लिए, सामने वाले डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। अब ये क्या करेगी, लो एटमॉस्फेयर में चलती रहेगी और अपने मेरे दोस्तों किसके साथ, इंफ्रारेड सेंसर के साथ डिटेक्ट करती रहेगी, सेंस करती रहेगी कि मेरा टारगेट कहां पे, और अपनी जीपीएस लोकेशन को बिल्कुल इंटैक्ट रखेगी। जैसे ही मेरे दोस्तों इसको पता चलेगा कि मैं टारगेट तक पहुंच चुकी है, फिर ये वापस एक हाइट में जाती है। क्या करेगी, हाइट में जाएगी, हाइट में जाके फिर वर्टिकली नीचे आएगी। अब जब वर्टिकली नीचे आती है, देखो अटैक कैसे करती है। पहले स्टेज में क्या होगा, इसका एक पार्ट जब नीचे आएगा तो एक बहुत बड़ा गड्ढा करेगा, होल करेगा, और वो जो होल करेगा, होल करने के बाद फिर दूसरी स्टेज में पूरी मिसाइल जो उस होल के अंदर जाएगी और डेटोनेट करेगी। सोचिए कितना खतरनाक, मतलब जमीन तक को पूरा उखाड़ के रख देगी। तो ये मिसाइल सिस्टम जो है, अब यूके ने अलाउ किया यूक्रेन को किस पे दागने के लिए, जिसकी 250 किलोमीटर रेंज, यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल रशिया पे दागने के लिए। और रशिया के 2 ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में वीडियोस वायरल हुई हैं, स्टेटमेंट आई है कि भाई अब जो है ये जो रिटेलिएशन है और ये जो अटैक है, ये अटैक एक अलग ही लेवल में जा रहा है। सिंपल है कि ऐसा हैंडीकैप बना दो ट्रंप को कि ट्रंप जो है इसको संभाल ही ना पाए। दोस्तों, क्या आप कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि यार ये यूएसए और रशिया की राइवलरी आखिरकार है क्या? ये राइवलरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हो गई थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो राइवलरी स्टार्ट हुई थी, उस वक्त की राइवलरी बहुत खतरनाक थी। लेकिन अब जो एक्सपर्ट्स हैं, अब जो न्यूज़पेपर एनालिस्ट हैं, वहां पे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो बोल रहे हैं जो इस साल, इन 3-4 सालों में जो रशिया और यूएसए के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, ये जो डेडलॉक आया है, इतना भयानक डेडलॉक तो उस वक्त भी नहीं था। अभी रशिया के जो आपके क्रेमलिन के एम्बेसडर हैं, उन्होंने ये बोला है कि रशिया ने हॉटलाइन भी बंद कर दी है। हॉटलाइन क्या था मेरे दोस्तों, एक स्पेशल कम्युनिकेशन लाइन बनाई थी। जब 1945 के बाद रशिया और यूएसए दोनों लग चुके थे न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए, खतरनाक से खतरनाक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए, तो उस वक्त आपको पता है एक क्राइसिस आया था, उसको बोलता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, राइट। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में ऐसा ही लगने वाला था कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है, लेकिन थैंक गॉड कि ये वॉर हुई नहीं, ये बैटल हुई नहीं। और उसके बाद दोनों देशों ने क्या किया कि भाई देखो, ऐसे करेंगे तो दोनों देश मार जाएंगे, कोई भी बचेगा नहीं। तो हमें जो है इस न्यूक्लियर वेपन के जो हम स्टॉक पाइल है, इसको हम कम करेंगे और हम एक स्पेशल हॉटलाइन क्रिएट करेंगे, मतलब एक स्पेशल कम्युनिकेशन, है ना, सबसे सीक्रेट कम्युनिकेशन जो प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बीच में होगी, दोनों प्रेसिडेंट के बीच में होगी। कभी भी कोई यूएसए और रशिया की तरफ से कोई दिक्कत आती है या रशिया को यूएसए की तरफ से दिक्कत आती है, तो हम ये कम्युनिकेशन लाइन का इस्तेमाल करेंगे इमरजेंसी के टाइम पे। रशिया ने इस कम्युनिकेशन लाइन को, इस स्पेशल हॉटलाइन को भी बंद कर दिया है। अब क्या लिखा है, हॉटलाइन बिटवीन रशिया यूएसए इज नॉट इन यूज करेंटली, पूरी तरीके से। अब जैसे ही आपका यूएसए ने क्या किया, यूक्रेन को अलाउ किया कि तू भाई दाग दे मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल, है ना, हिला डाल रशिया को। वहीं से यूएसए जो है मेरे दोस्तों एम्बेसी को अपने जो यूक्रेन में थी उसको ताला लगा के भाग गया। कौन कौन भाग गए भाई, आपका यूनाइटेड स्टेट्स भाग गया, इटली भागे, ग्रीस भागे, क्योंकि इनको पूरा यकीन था कि भाई अब रशिया छोड़ेगा नहीं। लेकिन रशिया ने अभी तक हमला नहीं किया। रशिया अब साइकोलॉजिकल वॉर प्ले कर रहा है, साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। रशिया क्या कर रहा है, रशिया पूरे इंटरनेट में, सोशल मीडिया में यह मैसेज ला रहा है कि भाई बहुत बड़ा ड्रोन मिसाइल अटैक होने वाला है।
जिसे पूरा हाई अलर्ट है, रेड अलर्ट है यूक्रेन में, बट वो अटैक कर नहीं रहा। तो अब वो साइकोलॉजिकल जो है गेम खेल रहा है किसके साथ? यूक्रेन के साथ और नाटो के अलायंस के साथ। अब अगर आप देखेंगे, बात करते हैं मोल्डोवा की। अब मोल्डोवा जो ये है मोल्डोवा दोस्तों, ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा दिस इज मोल्डोवा, राइट? अ वेरी स्मॉल कंट्री, अ वेरी पुअर कंट्री, इकोनॉमी बहुत इसकी गई हुई है, इसका कोई लेन देन नहीं। हाँ, रशिया ने 150 साल तक इसको राज किया, सोवियत यूनियन का पार्ट था ये, यूक्रेन भी तो सोवियत यूनियन का ही पार्ट था। अब ये मोल्डोवा अलग हो चुका था, मोल्डोवा प्रो यूरोपियन बन चुका है और बोल रहा मेरी इकोनॉमी का, मेरा जो अनएम्प्लॉयमेंट का कोई भी प्रॉब्लम अगर मोल्डोवा में और रशिया कारण है, तो रशिया इसको बहुत जल्दी बताएगा क्यों। लेकिन अब देखिए ये क्यों कर रही है ऐसी, क्योंकि मेरे दोस्तों इसको बैक है किसकी? आपकी ब्रिटिश की, ब्रिटेन की, यूके ने अभी रिसेंटली एग्रीमेंट किया, डिफेंस एग्रीमेंट किया, $1 बिलियन जो है मोल्डोवा का देने का फैसला किया गया, हम तुझे $1 बिलियन देंगे क्योंकि यूक्रेन जैसी हालत तेरी भी हो सकती है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तू हमारा सपोर्ट ले। मेरी बात क्लियर? अब मेरे दोस्तों ग्लोबल न्यूक्लियर थ्रेट तो है। देखिए ऐसा नहीं होता, बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर 1.5 महीना हो गया, 2 महीने सुनते आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे, बड़ा कुछ सोचना पड़ता है, राइट? लेकिन हां, ऐसा मुकाम में पहुंच चुके हैं जहां पे रशिया जो है उसके हाथ खड़े हो चुके हैं, रशिया को मजबूर किया जा रहा है कि रशिया जो है न्यूक्लियर वॉर हेड्स का इस्तेमाल करे। अब देखो मैं आपको बताता हूं यूएसए को 3 सबसे बड़ी थ्रेट्स अभी क्या हैं। एक, रशिया कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। दूसरा, चाइना जो है 2030 तक चाइना के पास 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे, यह भी बहुत बड़ा कंसर्न है। और तीसरा, अब जो नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ जुड़ा है, तो नॉर्थ कोरिया भी मेरे दोस्तों अपने न्यूक्लियर, मेरे दोस्तों क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स को और न्यूक्लियर वेपन्स को वो मॉडर्नाइज करने की बात कर रहा है, और मॉडर्नाइज करने के में उसका हेल्प कौन करेगा? रशिया करेगा। अब आप देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो ट्रंप ने इस न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, है ना, न्यूक्लियर आर्सेनल के स्टॉकपाइल को लेके ट्रंप ने क्या क्या आपके एक्शंस लिए, क्या क्या ट्रंप के मेरे दोस्तों प्लान थे। ट्रंप ने 3 ट्रीटीज जो हैं रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन उसको खारिज कर दिया था। उस वक्त ट्रंप भी बहुत अगेंस्ट गए थे रशिया के, बहुत अगेंस्ट गए थे, क्योंकि रशिया और यूएसए, उस वक्त रशिया सोवियत यूनियन होता। 1987 में रशिया और यूएसए के बीच में जो पहला न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था कि हम जो न्यूक्लियर हथियार जो है कम करेंगे, वो था आपका कौन सा? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इस ट्रीटी को 2019 में ट्रंप ने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि ट्रंप ने यह एलिगेशन लगाया कि रशिया जो है वो इस ट्रीटी की उल्लंघना कर रहा है। उसके अलावा 2010 में मेरे दोस्तों एक स्टार्ट करके ट्रीटी आई थी। क्या थी? स्टार्ट ट्रीटी। यह स्टार्ट ट्रीटी भी क्या थी? नई शुरुआत किसके बीच में? यूएसए और रशिया के बीच में। क्या करने के लिए? न्यूक्लियर आर्सेनल को कम करने के लिए, लिमिट लगाने के लिए। और अगर आपको पता हो, उसी ट्रंप के दौरान पे ईरान के साथ जो एक न्यूक्लियर डील हुई थी उसको भी ट्रंप ने कैंसिल कर दिया था, बिकॉज ट्रंप बोला दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस ट्रीटी। अब आप समझिए कि इंटरमीडिएट रेंज जो आपका न्यूक्लियर रेंज फोर्सेस जो ट्रीटी थी, ये कितनी फायदेमंद थी। इन्होंने दोनों देशों को बहुत कंट्रोल करके रखा था। दोनों देशों में मेरे दोस्तों न्यूक्लियर हथियारों को बनाने पे रोक लगाई गई थी और दोनों ने फॉलो भी किया। ये 1987 में 8 दिसंबर 1987 में किसके बीच में साइन हुई थी? उस वक्त के यूएसए के प्रेसिडेंट जिनका नाम था रोनाल्ड, और आपके मेरे दोस्तों सोवियत यूनियन के जो आपके जनरल, उनका नाम था क्या? मिखेल। इन्होंने साइन की थी। इनमें इन्होंने क्या बोला कि जो इंटरमीडिएट रेंज जो मिसाइल है ना, मतलब वो मिसाइल जिनकी क्षमता है कहां तक अटैक करने की? 500 से 5500 किलोमीटर, 500 टू 500 किलोमीटर की रेंज के जितने भी मिसाइल्स हैं दोनों के पास, हम दोनों खत्म कर देंगे, हम दोनों यूज नहीं करेंगे, हम अबैंडन करने वाले। इससे क्या है? इससे ये इंश्योर करेंगे हम कि वर्ल्ड जो है एक पीसफुल वर्ल्ड रहेगा, ये दुनिया पीसफुल वर्ल्ड रहेगी। दोनों ने इस एग्रीमेंट को माना और आपका उस वक्त यूएसए ने 846 अपनी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और आपका सोवियत यूनियन ने 1846 मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया।
दोनों ने एग्री किया, ठीक है हम नहीं करेंगे। लेकिन 2019 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो ट्रंप ने क्या किया, इस ट्रीटी को खारिज कर दिया। क्यों? ट्रंप ने यह एलिगेशन लगाया कि रशिया जो है उसने बनाया है ये मिसाइल सिस्टम जिसका नाम क्या था, नोवाटोर NM729। यूएसए का कहना यह था कि ये आपकी 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है जो हमने उस समझौते में कहा था कि नहीं बनानी है, इसलिए हम ये ट्रीटी कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन रशिया ने ये एलिगेशन लगाया कि भाई ये यूएसए ने पूरी तरीके से गेम खेली है। क्यों? क्योंकि यूएसए अब चाहता है कि वो इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए। अब इंटर रेंज मिसाइल बनाने के लिए, न्यूक्लियर मिसाइल बनाने की ट्रीटी थी, वो ट्रीटी रोक लगाती थी। उसने मुझ पे इल्जाम लगाना था, उसने मुझ पे इल्जाम लगा दिया, ट्रीटी खारिज कर दी और वो ये इंटर रेंज मिसाइल बनाना स्टार्ट हो गई। फिर मेरे दोस्तों 2010 में उस वक्त के आपके प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था बराक ओबामा यूएसए के, और रशिया के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बचा क्या, डिमिट्री। इन दोनों ने एक ट्रीटी साइन करी जिस ट्रीटी का नाम था क्या, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसको बोलते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी। 2010 में प्राग में इन दोनों ने समझौता किया। इस समझौते में क्या था, फिर हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। दोनों ने यह समझौते में एग्री किया कि हम 1550 क्या 1550 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड से ऊपर नहीं जाएंगे। मतलब न्यूक्लियर हथियार जो है 1550 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी वो 700 से ऊपर नहीं करनी है हमने। और जो आप डिलीवर करोगे, डिलीवर का मतलब है कि जो आप लैंड या एयरक्राफ्ट या आप सबमरीन से जो डिप्लॉय करोगे, किसको मेरे दोस्तों, इस बैलिस्टिक मिसाइल को, वो 800 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो दोनों देशों ने यह मान लिया। 2010 में ट्रीटी हुई। यह ट्रीटी कब तक वैलिड थी, अब देखना आपको रशिया को ये कितना परेशान करते। यह ट्रीटी कब तक वैलिड थी, 10 साल तक वैलिड थी। मतलब यह ट्रीटी फोर्स में कब आई, 5 फरवरी 2011 में यह ट्रीटी लागू होगी। अब यह ट्रीटी कब तक चलेगी, 5 फरवरी 2021 तक। अब 2021 में जो बाइडेन आ गया, तो जो बाइडेन ने क्या किया, जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट को बोला, किसके, व्लादिमीर पुतिन को, कि मैं चाहता हूं कि यह ट्रीटी एक्सटेंड हो। व्लादिमीर पुतिन ने बोला कोई बात नहीं, हम इतना ही, इससे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं बनाएंगे। तो आप बताइए, तो व्लादिमीर पुतिन ने साइन किया और एक्सटेंड कर दिया। आप मुझे बताइए कहां रशिया गलत है। आप इस ट्रीटी के बारे में पढ़िए, ये यूएसए की वेबसाइट्स में है। यूएसए के आपके एक्सपर्ट्स हैं, वो बोलते, यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बोलते। अब जब यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ जिसमें प्योरली जो यूएसए ने बैक किया, तो रशिया ने बोला मैं ये ट्रीटी खारिज कर रही हूं, स्टार्ट ट्रीटी, इस ट्रीटी को नहीं मानूंगी। लेकिन फिर भी यूएसए का खुद कहना है कि इस ट्रीटी को नहीं मानने के बाद भी रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए नए। अब दिक्कत यह है कि ट्रंप अगर आएंगे तो ट्रंप ने इस ट्रीटी को लागू करना है और इस ट्रीटी को बदलेंगे। ट्रंप के बदलने का कारण क्या होगा, ट्रंप चाहेगा कि चाइना जो है उसको अंदर लाया जाए, क्योंकि अब चाइना और रशिया दोनों साथ हो चुके हैं। रशिया के पास अभी तक प्रेजेंट में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, कितने, 5900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और आपको पता है कि रशिया अगर इसमें से एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब अगर दाग दे, सपोज करें न्यूयॉर्क सिटी में रशिया ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब दाग दिया, तो कितनी फैटलिटीज होने वाली हैं, दैट इज अराउंड 5,80,000 लोग एक ही दम पे क्या हो जाएंगे, खत्म। ये 20 टाइम्स जो है इसका इंपैक्ट, 20 टाइम्स जो इसका असर, किससे ज्यादा, जो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरा था उससे 20 गुना ज्यादा इंपैक्ट है इसका। और अभी रशिया ने फिर क्या किया, भाई मैं सब ट्रीटी गई इधर उधर, मैं ट्रीटी को नहीं मानने वाला हूं, अब मैं बनाऊंगा भाई न्यूक्लियर वेपन। तो अभी सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन अगर किसके पास है, वो किसके पास है, आपके रशिया के पास। दूसरे नंबर पे न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा किसके पास है, आपके यूएसए के पास। और याद रखना दोनों के पास हाइड्रोजन बॉम्ब भी हैं, उसी को बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड्स, राइट। कहीं किलो टन्स का एक्सप्लोजन कैरी होगा और कहीं मेरे दोस्तों आपका टेम्परेचर कई डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिलीज करेंगे। अब इस रेस में, न्यूक्लियर वेपन के हथियारों के रेस में चाइना भी बहुत आ गया है। चाइना के पास अभी करेंटली 410 न्यूक्लियर वेपन है और यूएसए के इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली 2030 तक
चाइना के पास कितने न्यूक्लियर वेपन आ जाएंगे? आपके 1000। अब डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे वो एक काम करेंगे कि भाई यूक्रेन और रशिया का प्रॉब्लम, अगर ये 82 ईयर्स वेरी यंग जो बाइडेन ने दिमाग और खराब नहीं किया तो ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप पहले स्टार्ट ट्रीटी को चेंज करेंगे क्योंकि वो चाहेंगे भाई देखो न्यूक्लियर वेपन इतना नहीं बना, या तो ये होगा या तो ये होगा कोई ट्रीटी नहीं होगी, फिर और न्यूक्लियर वेपन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि ट्रंप कब पहुंच रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ट्रंप का ये पूरा मकसद कोशिश होगी कि स्टार्ट ट्रीटी सिर्फ यूएसए और रशिया के बीच में हुई थी, इसमें ही विल इंक्लूड चाइना ऑल्सो, क्योंकि चाइना पे भी रोक लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है चाइना पे रोक लगाना। 1000 न्यूक्लियर बम 2030 तक हो जाएगा तो पास कौन है? इंडिया भाई, कितना बड़ा खतरा है। अब आप जो हैं इस खतरे से निकलें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, रणधीर सिंह 8888 इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे फॉलो करें और वहीं पे टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन कि बताइए हाउ मेनी कंट्रीज इन दी वर्ल्ड पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स? कितने देश हैं इस पूरे अर्थ में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है? 12, 11, 10 या 9? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।